गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीकरण विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध का अध्ययन करने वाले हैं, और जो आवश्यक प्रतिबंध है उसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर हमें क्या तो दिया गया है और क्या हमें पूछा गया है। तो सर्वप्रथम हम इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। यदि एफ जेड समतल के प्रांत डी में जेड का एक विश्लेषिक फलन है तथा डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तो प्रतिचित्रण डब्ल्यू बराबर एफ जेड डी के बिंदुओं पर अनुकोण प्रतिचित्रण है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो आवश्यक प्रतिबंध है उसका उल्टा दिया हुआ है पर्याप्त के अंदर। तो यहां पर विश्लेषिक फलन तो है और अनुकोण प्रतिचित्रण हमें यहाँ पे देख लाना है। विश्लेषिक फलन का अर्थ ये हुआ सीआर समीकरण को संतुष्ट करता है, अवकलनीय है, और अवकलनीय है तो वह सदैव सतत तो होता ही होता है। यहाँ पर कर्व है वो कहीं पर भी टूटा हुआ दिखाई नहीं देगा हमें। अब उसके बाद में अनुकोण प्रतिचित्रण मतलब एंगल दोनों के समान होने चाहिए और दिशा भी दोनों की क्या है, समान होनी चाहिए। अनुकोण प्रतिचित्रण का अध्ययन हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर कर लिया है साथियों। तो देखिए यहाँ पर हम एक तो जेड समतल ले रहे हैं और एक डब्ल्यू समतल ले रहे हैं। तो जेड समतल के अंदर मैंने यहाँ पर दो कोई भी कर्व लिए हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक कर्व ये पहला है और ये दूसरा कर्व है मेरे पास, और इन दोनों का कटान जो बिंदु है इसको मैंने जेड नोट से प्रेजेंट किया है। और C1 जो कर्व है इस पे मैंने यहाँ पर एक बिंदु Z1 लिखा है और C2 पे Z2 बिंदु लिखा है। अब उसके बाद में अगर मैं क्षैतिज या एक्स एक्स के साथ में यहाँ पर इन कर्वज के अगर मैं एंगल निकालता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो Z0 बिंदु पे यहाँ पर पहले अल्फा 1 एंगल माना है और यहाँ पे Z2 या C2 कर्व पे मैंने अल्फा 2 एंगल माना है। पहले ये एंगल है वो साथियों अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं है। यहाँ पर हम पहले Z1 बिंदु पे यहाँ पर वो स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से Z1 है वो Z0 बिंदु की ओर अग्रसर होने के बाद में अंत में जो एंगल यहाँ पर मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 लिखा है, पहले ये जो एंगल है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं लेंगे हम। यहाँ पर सर्वप्रथम हम एंगल है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं लेंगे। अब ये तो एंगल हम बाद में लेने वाले हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर Z1 बिंदु और Z2 बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते खींचते Z0 की ओर अग्रसर हो जाएंगे। उसके बाद में ये मान है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 मानेंगे। ठीक यहाँ पर हम Z समतल के अंदर जो काम करेंगे वही काम W समतल के अंदर हमें करना है। तो यहाँ पर जो Z0 बिंदु है यहाँ पर हम W नोट लिख देंगे, यहाँ पर हम W1 कर देंगे, यहाँ पे W2 कर देंगे। यहाँ पर C1 और C2 की जगह मैंने गामा 1 और गामा 2 किया है, क्योंकि W समतल के अंदर जो क्षैतिज होता है इसको हम U से प्रेजेंट करते हैं, ऊर्ध्वाधर को V से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माना कि प्रांत D में Z नोट एक आंतरिक बिंदु है। C1 C2 Z नोट पर कटने वाले दो सतत वक्र है। यहाँ पर दोनों जो कर्व है वो कहीं पर भी विच्छेद हमें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक होने का अर्थ ये वो अवकलनीय होगा। अवकलनीय है तो वो सदैव क्या होता है, सतत होता है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। माना Z नोट पर इन वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वास्तविक अक्ष के साथ क्रम से अल्फा 1 और अल्फा 2 कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखला दिया है कि जो यहाँ पर इस तरीके से अंत में हम जो स्पर्श रेखा खींचेंगे जो Z नोट पे है वो क्षैतिज के साथ एक तो अल्फा 1 एंगल बना रही है और दूसरी अल्फा 2 एंगल बना रही है। अब C1 और C2 वक्रों पर क्रम से Z1 Z2 दो बिंदु लेते हैं हम। कितने बिंदु लेंगे? 2, जो Z नोट से समान दूरी R पर स्थित है, जहां R एक अति लघु दूरी हम कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु A और B है और इनके मध्य अगर हम दूरी निकालना चाहें तो साथियों सूत्र होता है, हम अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो Z नोट है वो Z2 और Z1 से समान दूरी पे होना चाहिए और इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r हमने मान रखी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर Z1 में से अगर मैं Z नोट घटा देता हूँ और इसके बाद में इसका जो मान है वो चरघातांकी रूप में हम किसके इक्वल मानेंगे? हम Z बराबर फॉर्मूला एक जानते हैं, Z बराबर होता है साथियों R e की पावर थीटा। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z नोट बराबर R e की पावर आयोटा थीटा 1 कर देंगे।
क्या कर देंगे यहाँ पर थीटा 1 और Z2 माइनस Z नोट इसका मान है वो r e की पावर आयोटा थीटा 2 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि पहले जो एंगल था वो 36 के साथ यहाँ पे थीटा था, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो एंगल था वो थीटा 2 था। अब यहाँ पर इस तरीके से हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींचते खींचते Z नोट की ओर अग्रसर होंगे तो हमारा मान है वो थीटा 1 है वो तो अल्फा 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा और थीटा 2 है वो अल्फा 2 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर हम Z नोट पर पहुंच जाए तो R है वो 0 की ओर अग्रसर हो जाता है साथियों। यहाँ पर R है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पर Z समतल और W समतल के अंदर हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। Z समतल के अंदर जो काम करेंगे वही काम W समतल के अंदर हमें करना है। और अंत में अगर हम परिमाण और दिशा दोनों, अगर हम यहाँ पर एंगल और दिशा अगर दोनों हम इक्वल दिखला देंगे दोनों के अंदर, तो ये हमारा जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो सिद्ध हो जाएगा साथियों। उसके बाद में मान लीजिए कि F के अंतर्गत W समतल में वक्र C1 C2 के प्रतिबिंब क्रम से गामा 1 और गामा 2 है। जो काम हमने Z समतल के अंदर C1 और C2 लिखा है वही W समतल के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो गामा 1 और गामा 2 होगा साथियों। अब Z नोट Z1 Z2 के प्रतिबिंब क्रम से यहाँ पे हम W0 W1 W2 या हम ओमेगा 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2 कह सकते हैं साथियों। अब जब कोई बिंदु वक्र C1 के अंदिश Z नोट से Z1 को गमन करता है, यहाँ पर अगर हम Z1 से Z नोट लिखे तो कोई गलत बात नहीं है, हम कौन से भी बिंदु को आगे पीछे पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो उसका प्रतिबिंब बिंदु ओमेगा समतल में या W समतल में गामा 1 वक्र के अंदिश गामा 0 से गामा 1 को गमन करता है। तो यहाँ पर जो Z समतल के अंदर Z नोट से Z1 लिखा है वही काम हम W समतल के अंदर W नोट से W1 कर देंगे साथियों। ठीक इसी प्रकार जब कोई बिंदु वक्र C2 के अंदिश Z0 से Z2 को गमन करता है, उसका प्रतिबिंब बिंदु W समतल में गामा 2 वक्र के अंदिश ओमेगा 0 से ओमेगा 2 को क्या है गमन करता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर ओमेगा 1 में से ओमेगा 0 को घटाते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है R e की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर जो मान मैंने लिखे हैं साथियों वो रो 1 e की पावर आयोटा फाई 1 लिख देंगे और यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 0 और इसका मान है वो रो 2 e की पावर आयोटा फाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने नाम चेंज किए और कोई फर्क नहीं किया साथियों। एफ जेड Z0 पर क्या है विश्लेषिक है, तो एफ डैश Z नोट विद्यमान है और विश्लेषिक मतलब अवकलनीय फलन, और अवकलनीय का हम फॉर्मूला जानते हैं कि एफ डैश Z नोट बराबर लिमिट Z1 है वो Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अवकलनीयता का एक फॉर्मूला ये होता है एफ Z1 माइनस एफ Z0 मेन बट्टे के अंदर Z1 माइनस Z0। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि एफ Z1 का मान है वो W1 होता है या ओमेगा 1 होता है, और एफ Z नोट का मान है वो W0 या ओमेगा 0 होता है साथियों, और मैन बट्टे के अंदर Z1 माइनस है Z0। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो W1 माइनस W0 और इसका मान इतना है और इसका मान इतना है, तो यहाँ पर मैंने मान पुटअप कर दिए साथियों। पुटअप करने के बाद में हम यहाँ पर जो एक अनुपात लिखा गया है और यहाँ पर भी जो एंगल के अंदर जो मान है इसकी हम तुलना कर लें, और तुलना करके दोनों मान अगर हम यहाँ पर इक्वल दिखला दें तो ये जो हमारा पर्याप्त प्रतिबंध है वो सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक जो राशि मान रहे हैं वो यहाँ पर R नोट e की पावर आयोटा और थीटा नोट मान रहे हैं। जो यहाँ पर एफ डैश Z नोट है इसका मान 0 तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर एफ डैश Z नोट का मान है वो मैंने यहाँ पर अलग एक राशि मानी है साथियों, ताकि यहाँ पर हम तुलना कर सके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, R नोट e की पावर आयोटा थीटा नोट बराबर लिमिट, और यहाँ पर ये भी यहाँ पर अनुपात है, तो यहाँ पर अनुपात के बराबर मैंने अनुपात को लिख दिया है रो 1 बट्टा R e की पावर आयोटा फाई 1 बट्टा e की पावर आयोटा थीटा 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पर ये जो मान है वो R नोट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर आयोटा थीटा नोट और थीटा नोट का मान है वो फाई 1 माइनस थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिमिट रो 1 बट्टा R का मान है वो R नोट के इक्वल है, और यहाँ पर
इसको मैं एफ डैश जेड नोट का मापांक भी प्रेजेंट कर सकता हूं। और यहाँ पर अगर हम लिमिट ले लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर लिमिट फाई 1 बराबर लिमिट थीटा 1 और प्लस थीटा नोट, तो यहाँ पर इसका जो मान है वो मैंने अल्फा 1 माना है और प्लस थीटा नोट। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः वक्र गामा 1 के बिंदु ओमेगा 0 निश्चित स्पर्श रेखा विद्यमान है कि जो वास्तविक अक्ष से अल्फा 1 प्लस थीटा नोट कोण बनाती है। इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है कि वक्र गामा 2 के बिंदु ओमेगा 0 पर भी निश्चित स्पर्श रेखा विद्यमान है जो वास्तविक अक्ष से अल्फा 2 प्लस थीटा नोट कोण बनाती है। परिणामतः ओमेगा नोट बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अल्फा 2 प्लस थीटा नोट माइनस अल्फा 1 प्लस थीटा नोट हम घटा देंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स थीटा नोट से थीटा नोट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 2 में से अल्फा 1 ये मान मेरे पास शेष रहेगा। जो जेड नोट पर वक्र C1 और C2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण की क्या है, बराबर है। पुनः C1 और C2 तथा गामा 1 और गामा 2 के मध्य कोणों की अभिदिशा भी क्या है, समान है। अनुकोण प्रतिचित्रण के अंदर हमने ये तो पढ़ा है कि अगर हम परिमाण और दिशा अर्थात एंगल और दिशा दोनों अगर हम सेम दिखला दें तो वो फिर अनुकोण प्रतिचित्रण बन जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना है कि W बराबर एफ जेड एक अनुकोण प्रतिचित्रण है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि जो अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पर्याप्त प्रतिबंध के बाद में आपकी बुक के अंदर एक रिमार्क सेकंड लिखा हुआ है जो कि 2020 के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। यदि एफ जेड विश्लेषिक है तथा एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 0 तो प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड के अंतर्गत जेड समतल में जेड नोट से जाने वाली कोई लघुचाप W समतल में एफ डैश जेड नोट और इसका मॉडुलस और अनुपात 1 अनुपात से आवर्धित हो जाती है। तो यहाँ पर ये मान अगर हमें दिया गया है रिमार्क के अंदर, तो इसको हम प्रूफ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार एफ जेड विश्लेषिक है और एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 0, तो विश्लेषिक होने का अर्थ ये हुआ साथियों के CR समीकरण को संतुष्ट करता है, अवकलनीय है और प्रत्येक बिंदु पे सतत होगा। तो W बराबर एफ जेड और इसको मैं U प्लस आयोटा V रूप में लिख सकता हूँ। U है वो भी XY का फलन है और V भी XY का क्या है, फलन है। अब यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर तुलना करके मान लिखने के बाद में माना ds और d सिग्मा क्रम से z समतल और W समतल में लघुचाप की लंबाई हैं। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का अध्ययन हमने जो अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है उसके अंदर हमने किया है साथियों। अगर आपने अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए साथियों। तो यहाँ पर हम जेड समतल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये मान आएगा और W समतल के अंदर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये मान आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाली है। इसको मैंने dx बोला है, इसको dy और इसको ds, ये जेड समतल के अंदर है और W समतल के अंदर ये u है और ये v है। यहाँ पर अगर मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स ये du होगा, ये dv और ये d सिग्मा होगा। तो यहाँ पर दोनों के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद में अगर u और v वास्तविक चर x y के फलन है तो इनके दोनों के जो फॉर्मूले होंगे वो du बराबर डेल u अपॉन डेल x dx प्लस डेल u अपॉन डेल y dy और dv बराबर डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy होता है। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर में du और dv के मान पुट कर देता हूं तो पुट करने पे ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए जो आवश्यक प्रतिबंध है उसके अंदर तो हमने यहाँ पर इसका डायरेक्ट दोनों का प्रसार किया था, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रसार नहीं करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम CR समीकरण की सहायता से यहाँ पर y के अंदर जो टर्में दी गई है उनको मैं x के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। वहां पर हमने डायरेक्ट प्रसार किया था फिर उसके बाद में तुलना की थी, लेकिन वो काम यहाँ पर हम नहीं करने वाले। तो देखिए स्टूडेंट CR समीकरण हम जानते हैं डेल u अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y के बराबर होता है। डेल u अपॉन डेल y का मान है वो माइनस डेल v अपॉन डेल x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y की जगह में मान है वो पुट कर दूंगा माइनस डेल v अपॉन डेल x, जबकि डेल v अपॉन डेल y की जगह यहाँ पर मैं
देखिए स्टूडेंट्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो पुट करने वाला हूं। तो यहाँ पर दोनों की जगह मान पुट करने के बाद में जो सभी टर्में हैं वो एक्स के अंदर आ चुकी है। अब उसके बाद में हम प्रसार कर देंगे, प्रसार करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे तो 2 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद भी आएगा, यहाँ पर भी 2 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद आएगा। तो ये तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, केवल और केवल हमारे पास इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये मान टर्म शेष रहेगी। तो यहाँ पर dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, बाहर अगर हम ये मान कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये बचेगा हमारे पास। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अवकलज का ही फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर साथियों यू प्लस आयोटा वी होता है। अगर हम इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस यहाँ पे आयोटा बाहर डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, मॉडल्स लेकर अगर हम स्क्वायर कर दें तो यही हमारे पास जो मान है वो शेष रहेगा, एफ डैश जेड और इसका मापांक स्क्वायर और dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर, इसको मैं ds का स्क्वायर बोल सकता हूं। तो यहाँ पर अगर हम अनुपातों की तुलना करते हैं, अनुपात के रूप में लिखें तो देखिए स्टूडेंट्स, d सिग्मा अनुपात ds और इसका मान है वो एफ डैश जेड का मॉडुलस और अनुपात 1, यही हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि रिमार्क सेकेंड है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है।